नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे JVNC अभी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, हम लोग अपने यूनिट 22 BFM के थ्योरी पोर्शन को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा। मैं आपको एग्जांपल जहां जहां हो सकेगा वहां प्रोवाइड करूंगा। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि जो पैसा सप्लाई किया जा रहा है वो बिग बकेट ऑफ वाटर है। क्या है? वाटर का बाल्टीन होता है ना, ठीक है। सो सपोज ये बिग बकेट ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, और ये क्या है? हमारा मनी सप्लाई है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब क्या हुआ कि RBI क्या करती है? आपको पता ही है कि RBI जो है बिल और कॉइन को प्रिंट करती है। मतलब ये हुआ कि RBI जो है बकेट को फिल करती है। RBI क्या कर रही है? बकेट को फिल कर रही है, ठीक है। और लेकिन जो बैंक में जो डिपॉजिट्स हो रही हैं, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा कप है, जिसे आप पानी को क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? बैंक के डिपॉजिट से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई दो जगह से आ रहा है, ठीक है। एक तो पहला RBI के द्वारा जो करेंसी इशू किया जा रहा है उससे, और दूसरा जो हमारा जो डिपॉजिट है उससे भी हमारा क्या आ रहा है? मनी सप्लाई आ रहा है। मतलब ये बकेट में जो पानी भरा जा रहा है वो दो जगह से भरा जा रहा है, RBI के द्वारा और जो डिपॉजिट आ रहा है उससे। यहाँ तक क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब देखिए, बैंक जो है आपके पैसे को केवल होल्ड ही नहीं करती है, वो उसे लैंड करती है, ताकि लोग ये अलाउ करती है लोगों को कि वो बोरो कर सकें और खर्च कर सकें। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बैंक केवल आपके पैसे को होल्ड ही नहीं करती, वो उसे लैंड करती है, लोगों को अलाउ करती है कि पैसा बोरो करें और खर्च करें। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, ये सर्कुलेशन क्या करता है कि हमारे मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। दिस सर्कुलेशन इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। सर्कुलेशन समझ में आया ना, कि आपसे पैसा जो लिया गया उसको लैंड किया गया, तो सर्कुलेट हो रहा है पैसा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ता है। जैसे आप बकेट से जो है पानी निकाल लिए, वही बकेट का एग्जांपल लीजिए। ये वाला बकेट है, इसे आपने पानी निकाला, ठीक है, और फिर क्या किए? और फिर उसको स्प्लैश कर दिए और फिर वापस बकेट में डाल दिए। तो वही हो रहा है कि सर्कुलेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा मनी सप्लाई जो है बढ़ रहा है। तो वही जिसको बोलते हैं हम लोग मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है, एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है बैंक। तीसरा पॉइंट को समझिए। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है कि बहुत सारा तरीका है मनी सप्लाई को मेजर करने का। देयर आर डिफरेंट वे टू मेजर द मनी सप्लाई। और M3 जो है ना, वो समझिए कि एक तरह का जाइंट बकेट है। M3 क्या है? एक तरह का जाइंट बकेट है, ठीक है, जो कि सभी चीज़ों को होल्ड करता है। सभी चीज़ों को होल्ड करने का मतलब क्या क्या होल्ड कर रहा है? कैश होल्ड कर रहा है, ठीक है, करेंसीज होल्ड कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट आ रहा है, करंट अकाउंट, मतलब सभी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसीलिए इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है। कैश, डिपॉजिट, सेविंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ जाइंट बकेट। उसी तरह दोस्तों M1 एक स्मॉलर बकेट है, ठीक है, M3 के अंदर। मतलब यदि ये आपका M3 हो गया तो छोटा सा पार्ट हमारा M1 होता है। सो M1 इज अ स्मॉलर बकेट इनसाइड M3 विच कंसिस्ट ओनली द मोस्ट रेडिली स्पेंडेबल मनी। तो जिसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा सबसे रेडिली स्पेंडेबल मनी है ना, जैसे आपका कैश हो गया, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी होता है, वही हमारा M1 का पार्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, M1 में सबसे लिक्विड मनी आता है, M3 में ब्रॉड मनी आता है। M1 इज अ सबसेट ऑफ M3, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है? तो RBI का करेंसी देता है और डिपॉजिट से आता है। फिर मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई बैंक कैसे बढ़ाती है, तो वो बैंक जो है डिपॉजिट को लैंड करती है, जिससे चेन रिएक्शन बनता है। फिर मैंने आपको बताया कि M3 एक ब्रॉड मनी होता है, उसका एक हिस्सा होता है M1। M3 में सारे पैसे आते हैं। अब देखिए, एक होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि कितना मनी सप्लाई जो है, कितना हाउ मच द मनी सप्लाई कैन ग्रो बेस्ड ऑन डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट के बेसिस में हमारा मनी सप्लाई कितना ग्रो कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर हमारा? तो मनी मल्टीप्लायर इस पे निर्भर करता है कि बैंक ने कितना लैंड किया, हाउ मच बैंक हैज लैंड। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि बैंक डिपॉजिट को लैंड करती है, तो कितना बैंक ने लैंड किया। अच्छा, अब ये डिपॉजिट, ऑब्वियसली डिपॉजिट को लैंड किया होगा, और डिपॉजिट किसका पार्ट होता है? डिपॉजिट जो है ना, M3 का बहुत बड़ा पार्ट होता है। दोस्तों समझिए, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए डिपॉजिट लिखा है, कैश लिखा है, सेविंग लिखा है, तो डिपॉजिट इज अ बिगर पार्ट ऑफ M3, ठीक है। तो RBI का जो डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर M1 क्या होता है? M1 के बारे में बताया आपको, लिक्विड एसेट, पता है ना, लिक्विड एसेट में क्या होगा? सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट क्या है? कैश है। M1 के अंदर कैश ही आएगा। तो RBI का जो डायरेक्ट कंट्रोल है M1 पे, उसका बहुत कम इन्फ्लुएंस पड़ता है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि M3 डिपॉजिट जो है मनी सप्लाई का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए आरबीआई का जो डायरेक्ट कंट्रोल है फिजिकल कैश पे वो उसका वीकर इन्फ्लुएंस है। अब मैं आपको आरबीआई का रोल समझाता हूँ कि कैश फ्लो को ऑनगोइंग रखने में कैश क्या रोल है। देखिए दोस्तों, सभी चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल ना करके आरबीआई का फोकस ये रहता है कि इंश्योर करे कि फिजिकल कैश अवेलेबल हो लोगों के डेली नीड के लिए, मतलब लोगों का जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके लिए जो ज़रूरत है उसके लिए फिजिकल कैश अवेलेबल हो। तो एक तरह का केयर टेकर होता है आरबीआई, जो कि ये श्योर करता है कि जो हमारा मनी सप्लाई है उसमें एनफ कैश है सभी को यूज करने के लिए। ये बातें समझ में आई? अब मैं आरबीआई के टूल बॉक्स की बात करता हूँ कि आरबीआई का कौन कौन सा टूल बॉक्स है ताकि हमारा इकोनॉमी हेल्दी रहे। देखिए दोस्तों, आरबीआई एक अच्छा डॉक्टर है इकोनॉमी के लिए। इसके पास कुछ टूल्स हैं इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस बढ़ना, और फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ उस टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो हमारा गोल ये है कि समझिए कि इकोनॉमी एक पेशेंट है, आरबीआई चाह रही है कि प्राइस को कंट्रोल में रखें यानी इन्फ्लेशन को अवॉइड करें, और फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्दी रखें यानी मार्केट को स्टेबल रखें। अब मेथड क्या क्या है, गोल तो समझ में आ गया आपको। मेथड क्या क्या है, तो मेन वेपन है कि हम कितना अमाउंट मनी सर्कुलेट हो रहा है ना उसको कंट्रोल करें, यानी M3 को कंट्रोल करें। ठीक है, तो मनी सप्लाई को समझिए कि मेडिसिन जो कि पेशेंट के बॉडी में डालना है, यदि ज़्यादा डाल देंगे तो डेंजरस हो जाएगा यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा, यदि कम डालेंगे तो फिर स्लो ग्रोथ हमारा स्लो हो जाएगा। तो आपको एक ऑप्टिमम लेवल डालना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा M3 है मनी सप्लाई है, तो मनी सप्लाई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और कम भी नहीं होना चाहिए, कम होगा तो क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगा। हमें एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। तो ये बातें समझ में आई, गोल क्या है, मेथड कैसे यूज करेंगे। अब रिजर्व मनी की बात करते हैं। दोस्तों रिजर्व मनी समझिए कि एक तरह का मेडिसिन है जो कि आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करती है। दोस्तों मेडिसिन एक्चुअली नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। यू कैन ट्रीट इट लाइक अ मेडिसिन विच इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय आरबीआई। तो आप समझिए कि ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आरबीआई इसके यूज बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए सीआरआर के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। सीआरआर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पैसा जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है उसका वो परसेंटेज होता है जो कि आरबीआई बैंक को फोर्स करती है कि वो अपने पास रखे। तो मतलब इतना पैसा रखना ही रखना है बैंक को आरबीआई के पास। यदि आप बताइए कि सीआरआर यदि हायर होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही लिख रहा है ना, परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई। सीआरआर हायर होगा तो क्या होगा कि बैंक को लैंड करने के लिए कम पैसा अवेलेबल होगा, जिससे हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यही होता है मनी सप्लाई। अच्छा अब देखिए एक होता है रिजर्व एसेट। अभी तक मैंने आपको रिजर्व मनी के बारे में बताया, अब मैं आपको रिजर्व एसेट समझाता हूँ। देखिए रिजर्व एसेट वो है, वो मेडिसिन होता है जो कि बैंक अपने हाथ में रखती है, क्योंकि सीआरआर के लिए और कुछ और कारण से। जैसे क्या हो गया कि पहला तो हो गया सीआरआर का कॉम्प्लायंस के लिए, कि सीआरआर का वो हिस्सा जो कि बैंक को आरबीआई के पास डालना है, और दूसरा है एसएलआर के लिए। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक दूसरा नियम है, इसमें कहा जाता है कि बैंक को अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, और ये जो बॉन्ड है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो यदि मैं आपको संक्षेप में समझाऊं, अभी तक जितने पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो सीआरआर और एसएलआर को एडजस्ट करके जो आरबीआई है वो कंट्रोल कर सकती है कि कितना पैसा बैंक के पास अवेलेबल है लैंडिंग के लिए, यानी मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर सकती है सीआरआर और एसएलआर को एडजस्ट करके। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके कारण क्या होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग M3 बोलते हैं, वो उसको हम लोग क्या करेंगे, अफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आप इन्फ्लेशन को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या क्या मिला बैंक को, आरबीआई को, सीआरआर और एसएलआर। अब थोड़ा मैं एसएलआर के बारे में आपको डिस्कशन करता हूँ। देखिए इमेजिन कीजिए कि बैंक जो है ना वो बड़े बड़े बकेट हैं, दे आर बिग बकेट, जिसके अंदर सभी का क्या है, पैसा है। इस बकेट के अंदर क्या है, पैसा है, सभी लोगों का पैसा यानी डिपॉजिट्स है। तो एसएलआर एक रूल है जो कि आरबीआई ने सेट करके रखा है कि जो आरबीआई कौन है, इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई ने एसएलआर के लिए रूल सेट करके रखा है। क्या सेट करके रखा है कि that how much of the money they need to keep as liquid asset, यानी बैंक को कितना अमाउंट जो है लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना है।
अब सवाल है कि लिक्विड एसेट क्या है, इसको समझिए। अगले स्लाइड में आपको ले चलता हूँ और मैं थोड़ा आपको लिक्विड एसेट के बारे में समझाता हूँ। यहाँ देखिए लिखा भी है लिक्विड एसेट, बार बार लिख रहा है। देखिए लिक्विड एसेट का मतलब क्या हुआ कि रेडिली अवेलेबल रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स तुरंत अवेलेबल है, जैसे आपका कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, ठीक है, तो इसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो ये बात समझ में आ गई। अब पर्पस क्या है, क्यों एसएलआर रखा जाए, तो मेन पर्पस एसएलआर का यही है कि हम लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें बैंकिंग सिस्टम में। लिक्विडिटी का मतलब कि कितना आसानी से बैंक के कैश को एक्सेस कर सकेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एसएलआर कैसे हेल्प करता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एसएलआर हेल्प। पहला काम ये करता है कि ये कैश शॉर्टेज को अवॉइड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट अवॉइड्स कैश शॉर्टेज, प्रिवेंट कैश शॉर्टेज। तो बैंक को कुछ डिपॉजिट जो है लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखवा कर आरबीआई इंश्योर करती है कि बैंक के पास इनफ कैश हो अपने हाथ में, ताकि एवरीडे कस्टमर नीड को वो मीट कर सके। और दूसरा है कंट्रोल हैंडलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंट्रोल हैंडलिंग? तो इसका मतलब समझिए कि यदि अब देखिए इसको समझिए, अब एसएलआर मान लीजिए हाई हो गया, एसएलआर कंट्रोल लैंडिंग सॉरी एसएलआर मान लीजिए हाई हो गया, मतलब ज़्यादा बैंक को ज़्यादा पैसा लिक्विड एसेट के रूप में होल्ड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंडिंग के लिए पैसा अवेलेबल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इससे क्या होगा, जब लैंडिंग के लिए कम पैसा अवेलेबल होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, राइजिंग प्राइस कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको आरबीआई की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ देखिए लिखा गया फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आरबीआई। पहला पॉइंट बता रहा है सीआरआर। समझिए 2007 में आरबीआई ने ज़्यादा कंट्रोल गेन किया एसएलआर पे। कैसे? इसने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था उसे हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो है एसएलआर को किसी भी लेवल पे सेट कर सकते हैं जो कि उसे सही लगता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आरबीआई को अलाउ किया कि लिक्विड एसेट के अमाउंट को वो एडजस्ट कर सके जितना बैंक को होल्ड करना है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन। पहले क्या था ना, एक लिमिट था, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप एसएलआर को नहीं ले आ सकते हैं, और 2007 में उस लिमिट को हटा दिया गया। अब आरबीआई किसी भी लेवल पे ले आ सकती है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो आरबीआई क्या कर सकती है, एसएलआर को कम कर देगी। सिंपल सी बात है। यदि आपको तरलता चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए तो एसएलआर को कम कर देगी। तो इसलिए बैंक जो है, इसीलिए क्या होगा कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर पाएगी और मनी सप्लाई बढ़ेगा। और यदि आरबीआई को लिक्विडिटी घटाना है तो यही पॉइंट बताया जा रहा है कि एसएलआर, आपको यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई एसएलआर बढ़ा देगी। समझ में आ रहा है। लिक्विडिटी बढ़ाना है तो एसएलआर घटा दीजिए, आपको लिक्विडिटी बढ़ाना है तो एसएलआर घटा दीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एसएलआर बढ़ा दीजिए, जिससे बैंक जो है ज़्यादा पैसा लिक्विड एसेट के फॉर्म में होल्ड करेगी, जो लैंडिंग के लिए पैसा कम अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपको सीआरआर, एसएलआर एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। समझिए ऐसा, आप इसको आप ऐसे समझिए कि सीआरआर एसएलआर जो है ना, हमारा एक तरह का सेफ्टी नेट है। जैसे बैंक को मान लीजिए जगलर, क्या मान लीजिए बैंक को जगलर जानते हैं ना, जो बॉल को उछालता है। तो ये बैंक क्या कर रही है कि सभी के लोगों के पैसे का ट्रैक रख रही है, यानी डिपॉजिट का ट्रैक रख रही है। तो सीआरआर एसएलआर एक तरह के सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं, कुशन की तरह काम करते हैं। देखिए बेसिकली सीआरआर एसएलआर एक परसेंटेज होते हैं डिपॉजिट का, जो कि बैंक को रिजर्व के फॉर्म में रखना है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में, राइट। तो अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि बॉल का वो पोर्शन जो कि जगलर अलग से रखे, यदि एक गिर जाए तो। अब एक पॉइंट है कि आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल फायर फाइटर है, जिसको हम लोग लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। समझिए क्यों ऐसा कहा जाता है। आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक है, ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मानी जाती है। यदि कोई भी बैंक जो है कैश का शॉर्टेज फेस करे, ठीक है, मतलब कि बहुत लोग आ गए पैसा एक साथ निकालने के लिए, तो आरबीआई वहाँ पे सामने आएगी और इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करेगी, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है। इसीलिए इसे कहा जाता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। दूसरी पॉइंट है कि लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में। सो लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्सेस लिक्विडिटी हो तो क्या होगा, एक्सेस लिक्विडिटी के कारण हमारा क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। सिंपल सी बात है। तो जब प्राइस बढ़ने लगेगा, इन्फ्लेशन कब आता है, जब प्राइस बढ़ने लगता है। क्यों प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है मार्केट में और गुड्स और का सर्विस बहुत कम है।
समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ज़्यादा बॉल है एयर में तो थिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस होता है कि लिक्विडिटी हो ही ना, शॉर्टेज हो, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी कि आप रुपये को, मनी को बोरो करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब हमारे मार्केट में पैसा नहीं होगा, ठीक है, तो फिर बोरो करना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा समझिए कि हमारा जगलर वाला केस में बहुत कम बॉल है, ठीक है, जगलिंग एक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर आरबीआई क्या करती है? बैलेंस करती है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो एक बैलेंसिंग एक्ट है जो कि इंटरेस्ट रेट को और एक्सचेंज रेट को दोनों को जगल करता है। इसका एम ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है, रादर ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करने में काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ। देखिए, आरबीआई का बैलेंसिंग एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला आता है इंटरेस्ट रेट को कैसे वो मैनेज करता है, हाउ डू इट मैनेज इंटरेस्ट रेट। देखिए, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके आरबीआई इन्फ्लुएंस करती है कि लोग कितना बोरो कर पाएँ और कितना खर्च कर पाएँ। यदि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोइंग बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को भी बढ़ाएगा। उसी तरह यदि इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो बोरोइंग डिस्करेज किया होगा, स्पेंडिंग डिस्करेज होगा, जो कि हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो दोनों का इफेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट के मॉनिटरिंग की, राइट। तो इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आता है हमारा एक्सचेंज रेट। तो देखिए यहाँ लिखा है ना एक्सचेंज रेट मॉनिटरिंग, मतलब क्या हुआ, आरबीआई जो है मॉनिटर करती है कि कितना रुपये फ्लक्चुएट कर रहा है अगेंस्ट अदर करेंसी, दूसरे करेंसी के बनिस्बत हमारा रुपये कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब वो एक फिक्स रेट को टारगेट नहीं करती, वो एक आरबीआई चाहती है कि हम स्टेबिलिटी को मेंटेन करें ताकि डिसरप्शन को अवॉइड कर सकें। तो ओवरऑल यदि हम इस संक्षेप में कहें तो सीआरआर, एसएलआर और आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो एक साथ काम करता है ताकि इंश्योर करें कि बैंकिंग सिस्टम में एनफ लिक्विडिटी हो ताकि वो स्मूथली काम कर सके। अब बात करते हैं सीआरआर, एसएलआर एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। तो दोस्तों, कितना पैसा, आप समझिए कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना, हमारा जो इकोनॉमी है, वो समझिए कि बहुत बड़ा रिवर है। क्या है? रिवर। तो कितना पैसा आ रहा है, इसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं, वो इम्पैक्ट कर सकता है किसको? इन्फ्लेशन को। हाउ मच मनी इज कमिंग इन कैन इम्पैक्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्फ्लेशन को भी अफेक्ट करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा। तो ये ध्यान रहेगा आपको, सीआरआर, एसएलआर एंड कंट्रोलिंग द मनी फ्लो, ठीक है। तो आरबीआई समझिए कि डैम कंट्रोलर है, वो सीआरआर, एसएलआर को यूज़ करता है इस फ्लो को मैनेज करने के लिए। तो सीआरआर, एसएलआर समझिए कि कंट्रोल नॉब है। पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है, देखिए यहाँ लिखा है ना क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल को एक फैंसी टर्म है, टूल को जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है अमाउंट के माध्यम से या परसेंटेज के माध्यम से। तो सीआरआर, एसएलआर समझिए कि नॉब है डैम में, जो कि एडजस्ट करता है कितना पानी फ्लो करेगा। अब दूसरा पॉइंट है कि लिक्विडिटी को मैनेज करना और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना। तो सीआरआर, एसएलआर को एडजस्ट करके आरबीआई कंट्रोल कर सकती है कि कितना कैश हमारे बैंकिंग सिस्टम में रेडिली अवेलेबल है, यानी लिक्विडिटी कैसा है, जो कि अफेक्ट करेगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। अब देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा स्क्वीजिंग द फ्लो। तो स्क्वीजिंग का मतलब कि सीआरआर, एसएलआर बढ़ाना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप नॉब को टर्न कर रहे हैं ताकि पानी के फ्लो को कम करें, लेकिन सीआरआर, एसएलआर को बढ़ाने से क्या होता है कि बैंक को ज़्यादा पैसा रिजर्व के रूप में होल्ड करना पड़ेगा और इसको सर्कुलेशन से कम, ये टेकिंग इट आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये क्या करेगा? लिक्विडिटी को कम करेगा और मनी सप्लाई को कम करेगा, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और यदि हम उसे घटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आप डैम को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक पैसा लेंड कर सकेगी, तो ये सिस्टम में लिक्विडिटी लाएगा, समझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीआरआर, एसएलआर रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट है मिनिमम रिजर्व्स। पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम रिजर्व। मिनिमम रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि बैंक को रिक्वायर्ड है कि वो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखे, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। ये मिनिमम अमाउंट सीआरआर, एसएलआर डिसाइड करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टाइमली डिपॉजिट टू आरबीआई, जिसको हम लोग फॉर्म में बोलते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट है बैंक को कि अपना डिपॉजिट को आरबीआई को एक्यूरेटली और टाइम पे रिपोर्ट करे फॉर्मे के माध्यम से। ये हेल्प करता है आरबीआई को सिस्टम को मॉनिटर करने में और इंश्योर करता है कि बैंक सारे रूल से कॉम्प्लाई कर रहे हैं। यदि करंट रेट आप इसको देख लीजिए, अभी का रेट नहीं है, ये पहले का रेट था,
अच्छा, एनडीटीएल कंपोनेंट की बात करते हैं। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये बेसिकली क्या होता है कि कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है बैंक में, जिसमें करंट अकाउंट और दूसरा जो रिमेनिंग सेविंग अकाउंट पोर्शन होता है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसका मैं आपको ब्रेकडाउन समझाता हूँ एनडीटीएल के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, ये एक फैंसी वे है करने का कि कितना पैसा जो है लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, माइनस जो डिपॉजिट बैंक का अपना खुद का दूसरे बैंक में है। एक तो पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक का अपना खुद का डिपॉजिट जो है दूसरे बैंक में है, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है हमारा एनडीटीएल। तो टोटल अमाउंट ये क्रूशियल है, क्योंकि आरबीआई जो है इसको यूज़ करती है ताकि कैलकुलेट कर सके कितना बैंक को चाहिए ताकि रिजर्व रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सके। अब एक पॉइंट को समझिए, ये टोटल अमाउंट है, ये क्रूशियल इसलिए क्योंकि आरबीआई इसको कैलकुलेट यूज़ करती है ताकि कैलकुलेट कर सके हाउ मच मनी बैंक नीड टू कीप एज रिजर्व अंडर द सीआरआर रेगुलेशन। अब मैं आपको ब्रेकडाउन समझाता हूँ कि एनडीटीएल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, पहला आता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब वो फंड जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपने वॉलेट से पैसा निकाले, वो डिमांड लायबिलिटी है। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गया, फिर डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है, फिर आपका मार्जिन फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, वो भी हमारा डिमांड लायबिलिटी का पार्ट होता है, विच इज़ पेबल ऑन डिमांड। एंड फिर डिपॉजिट हेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर एडवांस। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, जो मतलब जिस पैसे को आपने डिपॉजिट किया है किसी लोन के लिए, कोलेट्रल के लिए, वो हमारा टाइम डिमांड डिपॉजिट होता है। यहाँ देखिए क्रेडिट बैलेंस की बात है, मतलब जो पैसा आपने बैंक से उधार लिया है जिसको आप डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अनक्लेम डिपॉजिट होता है, जो पैसा अकाउंट में रखा गया है लंबे अवधि के लिए बिना किसी एक्टिविटी का। आउटस्टैंडिंग टीटीज़, और मतलब आउटस्टैंडिंग ट्रैवलर चेक, एमटीज़ एंड डीडीज़। तो ये सब हमारे डिमांड लायबिलिटीज़ हो गए। टाइम लायबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं, तो ये वो फंड होता है जिसको आप इमीडिएटली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसे अनटच रखा है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। पहला एफडी हो गया, दूसरा कैश सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आरडीज़ हो गए, कुमुलेटिव एंड आरडीज़, टाइम पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखिए सेविंग अकाउंट का भी कुछ पोर्शन होता है ना जिसमें टाइम कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, मार्जिन्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो उसके बाद जो डिपॉजिट्स हम सिक्योरिटी के लिए रूप में लिए हैं फॉर एडवांस, ठीक है, और गोल्ड डिपॉजिट्स। सो दीज आर द टाइप ऑफ टाइम लायबिलिटी। अब मैं आपको सीआरआर के एग्जाम्पशंस और कैलकुलेशन के बारे में समझाता हूँ। तो अब आपको क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा कि कितना बैंक के पास अपने हाथ में रहेगा और कितना उसको रिजर्व के रूप में रखना है, जो कि हमारे मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, रिमेंबर, याद रखिए कि सीआरआर एक रूल है जिसमें बैंक को एक पोर्शन ऑफ डिपॉजिट रिजर्व के रूप में रखना है, याद है आपको। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सारे डिपॉजिट को एक साथ एक तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे बैंक को जो है राहत मिलती है सीआरआर के रिक्वायरमेंट से, तो एग्जाम्पशन है। मैं आपको समझाता हूँ वो कौन कौन केस है। पहला केस है इंटर बैंक लायबिलिटी इन इंडिया, यानी जो पैसा, यदि मान लीजिए कि एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार लिया तो वो अमाउंट में सीआरआर का एग्जाम्पशन दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि दो अकाउंट के बीच में अमाउंट को सफलिंग हो रहा है, तो आरबीआई ट्रस्ट करती है ओवरऑल सिस्टम के पास इनफ रिजर्व है। दूसरा है हमारा कि जो हमारा अकाउंट जिसमें यूएस डॉलर का जो अकाउंट है, यूएस डॉलर का अकाउंट है एशियन करेंसी यूनिट में, एसीयू में, यानी अकाउंट होल्डिंग यूएस डॉलर इन एसीयू एंड लायबिलिटी फ्रॉम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जिसको ओबीयू बोलते हैं। ओबीयू का मतलब क्या होता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है। तो ये सभी स्पेशलाइज अकाउंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए और आरबीआई उनको अलग तरीके से मैनेज करती है। तो ये सभी में हमारा सीआरआर का एग्जाम्पशन है। अब देखिए एग्जाम्पशन के बियॉन्ड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ जो भी काउंट नहीं होती है सीआरआर में, चाहे वो बैंक की बुक में अपीयर भी हो क्यों ना, तो वो देखिए क्या क्या है। पहला है बैंक का अपना कैपिटल, बैंक का जो अपना रिजर्व है, और कुछ बोरोइंग है जो कि इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। आरबीआई का फोकस होता है कि पब्लिक डिपॉजिट को मैनेज करे, ना कि बैंक के अपने फंड को मैनेज करे। और दूसरा पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन एंड क्लेम रिसीव्ड। तो कुछ प्रोविजन पोटेंशियल लॉस के लिए, क्लेम जो कि बैंक रिसीव करती है दूसरे से, जो बैंकर्स का एक्सेप्टेंस फैसिलिटी का लायबिलिटीज़ है, ये सभी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट्स होते हैं,
अच्छा, कि आरबीआई एक्सक्लूड करती है कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को जो कि प्रोवाइडेड टू बैंक अलॉन्ग विद अनरियलाइज गेन और लॉसेस। अब मैं आपको सीआरआर के कैलकुलेशन के बेसिस को समझाता हूँ। पहला देखिए, क्या हम बैंक एग्जैक्टली क्या यूज करती है ताकि सीआरआर को कैलकुलेट करे, यही हम लोग समझने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू बैंक यूज टू कैलकुलेट सीआरआर। पहला है एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है माइनस जो भी डिपॉजिट बैंक का अपना कहीं और रखा गया है। यही होता है हमारा, यही बेस होता है हमारा सीआरआर कैलकुलेशन में। फिर से रिपीट कर दूं, पब्लिक का जो डिपॉजिट एक बैंक में है वो, और माइनस जो इस बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया है वो। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, लैग ऑफ 149 बताया जा रहा है दोस्तों। एक यहाँ पे स्लाइड ट्विस्ट है। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट बताया जा रहा है, लैग ऑफ 1 फोर्टनाइट। मतलब क्या हुआ कि एक स्लाइड ट्विस्ट है। सीआरआर को एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीटीएल फिगर पे लास्ट 2 फ्राइडे बिफोर द रिपोर्टिंग डे। ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग डे मान लीजिए आज है तो पिछला जो 2 फ्राइडे था उसमें जो एनडीटीएल था उसके बेसिस पे निकालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक का जो डिपॉजिट कलेक्शन टाइम होता है और रिपोर्टिंग करने का जो टाइम होता है उसमें टाइम लैग होता है। तो उसी टाइम लैग के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली जो सीआरआर कैलकुलेट करते हैं ना वो एनडीटीएल का जो फिगर लेते हैं 2 फ्राइडे का लेते हैं। ठीक है, बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। अब सीआरआर के कैलकुलेशन लैग के बारे में बात करें तो अब देखिए सीआरआर का लैग बताया जा रहा है कि तो अब सवाल है कि टाइम लैग तो यहाँ इन्वॉल्व होता ही होता है। बैंक के पास 2 सप्ताह रहती है ताकि वो डिपॉजिट पे जो डेटा है उसको गैदर कर सके इससे पहले कि वो सीआरआर अमाउंट को निकाले। समझे। अब मैं आपको एवरेज, मेंटेनिंग एंड एवरेज के बारे में बताता हूँ। मिनिमम डेली कैश एवरेज जिसको बोलते हैं। तो बैंक को एक एवरेज सीआरआर मेंटेन करना होता है 2 वीक पीरियड में, जिसको हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं। सो बैंक हैव टू मेंटेन एन एवरेज सीआरआर ओवर 2 वीक पीरियड, दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट। लेकिन एक कुछ विगल रूम है। बैंक जो है सीआरआर रिक्वायरमेंट के का जो लिमिट रहता है एक गिवन डे में उसके नीचे नहीं जा सकती जब तक कि एवरेज ओवर द फोर्टनाइट स्टेज अबव 90% ऑफ द सीआरआर। ध्यान दीजिएगा कि बैंक मस्ट मेंटेन एन एवरेज सीआरआर ओवर द फोर्टनाइट। तो बैंक कैन डिप बिलो द सीआरआर रिक्वायरमेंट। किसी पार्टिकुलर दिन जो सीआरआर रिक्वायरमेंट है उसके नीचे जा सकती है जब तक जो फोर्टनाइट का जो एवरेज है वो सीआरआर का 90% तक है। मान लीजिए कि फोर्टनाइट का जो सीआरआर है वो 90% तक है तो किसी एक दिन में जो है एवरेज रिक्वायरमेंट के नीचे जा सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है बैंक को अपने कैश फ्लो को मैनेज करने में और डेली ऑपरेशन के लिए फंड को मोबिलाइज करने में। समझे। जैसे मान लीजिए कोई वाटर टैंक है, आपको एक सर्टेन वाटर लेवल एवरेज बेसिस पे मेंटेन करना है, लेकिन स्लाइटली थ्रू आउट द डे तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है ना। सीआरआर की एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी हु गेट्स द फ्लेक्सिबिलिटी, किसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। अलग बैंक के लिए अलग अलग रूल है, मैं समझाता हूँ। जो 90% का जो फ्लेक्सिबिलिटी रूल है ना वो स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दिया गया, पेमेंट बैंक को दिया गया और स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया। ये टिपिकली लार्जर या बड़े स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो इनका जो सीआरआर होता है उन्हें कैलकुलेट किया जाता है मनी से, जो कि उन्हें तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि 90% का फ्लेक्सिबिलिटी जो है टिपिकली लार्जर है या मोर है स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन के लिए। ये कैलकुलेट किया जाता है जो पैसा उन्होंने आरबीआई के पास रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्हें 90% का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है। उनको सीआरआर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और उनका सीआरआर कैलकुलेशन के अंदर सारे कैश आएंगे, चाहे वो फिजिकल बिल जो कि उनके ब्रांच में क्यों ना बैठे हुए हों। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सीआरआर जो निकाला जाएगा इनके लिए ओनली फ्रॉम आरबीआई बैलेंस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन इसके अंदर सीआरआर में ब्रांच का भी कैश बैलेंस आएगा। तो अंतर समझ में आ रहा है कि सीआरआर का एलिजिबिलिटी जो है दोनों बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग है। पहला डिफरेंस क्या है कि जो 90% का इनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, वो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिला है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि सीआरआर जो मेंटेन किया जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा वो आरबीआई के बैलेंस से मेंटेन किया जाएगा, लेकिन जो इस केस में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में जो सीआरआर मेंटेन किया जाएगा उसके अंदर ब्रांच का भी कैश बैलेंस होगा। आरबीआई जो है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती जो पैसा वो सीआरआर रिजर्व के रूप में होल्ड करती है। इसका मतलब कि बैंक जो है पोटेंशियल अर्निंग को लूज कर देती है अपने पैसे का। तो समझिए कि आप अपने मनी को सेफ हैंड में पुट कर रहे हैं, सिक्योर है, लेकिन ग्रो ही नहीं कर रहा, राइट। तो इससे क्या होगा, बैंक के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ जाएगा।
अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ। सो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि SLR कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, SLR कैलकुलेशन को आइए डिकोड करते हैं और लिक्विड एसिड का ब्रेकडाउन को देखते हैं। पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि SLR कैलकुलेशन लाइक CRR बट विथ अ ट्विस्ट। आपको SLR के बारे में याद है कि नहीं याद है, जिसमें कहा गया था कि बैंक को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा जो है लिक्विड एसिड के फॉर्म में होल्ड करना है। तो SLR का जो कैलकुलेशन है वो CRR से सिमिलर है, लेकिन कुछ की डिफरेंस है। पहला आता है हमारा टाइम लैग सेम है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था CRR कैलकुलेशन लैग, वैसे यहाँ भी है कि SLR भी NDTL फिगर पे बेस्ड होता है। पिछले 2 फ्राइडे का रिपोर्टिंग डेट से पहले का जो 2 फ्राइडे है उस वक्त का जो हमारा NDTL का वैल्यू था उसी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ भी टाइम लैग होता है ताकि बैंक डेटा को गैदर कर सके। दूसरा है मिनिमम डेली कैश बैलेंस, इसको समझिए। इसमें बताया जा रहा है कि SLR से CRR से सिमिलर होते हुए कुछ चीज़ें एक्सक्लूड किए गए हैं SLR के कैलकुलेशन से, जैसे कि बैंक का अपना खुद का कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन, पोटेंशियल लॉस, स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन एंड मेनी अदर। तो ये आधी बातें समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नो एग्जाम्पशन फॉर स्पेशल अकाउंट। ठीक है, तो CRR के जैसा नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया गया स्पेशल अकाउंट के लिए। पहले यहाँ देखिए पॉइंट बताया जा रहा है इंटर बैंक लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने आपको भी समझाया था, इंटर बैंक लायबिलिटी यानी जो पैसा एक बैंक दूसरे बैंक को देती है उसको हम लोग CRR में काउंट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे काउंट करेंगे। फिर मैंने आपको ACU बैलेंस बताया था कि जो डिपॉजिट US डॉलर में रखा गया है एशियन करेंसी यूनिट के अंदर, वो भी हम लोग CRR में नहीं डालते थे, लेकिन SLR में डालेंगे। फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लायबिलिटी यानी OBU जिसको बोलते हैं, तो जो पैसा बैंक ने उधार लिया है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में, तो वो भी हमारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि CRR की SLR की ये आई थिंक सॉरी लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड नहीं है, अगले स्लाइड में आते हैं। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बता दिया। SLR के कंपोजिशन की बात करें तो SLR में ब्रेकडाउन में सबसे पहला आता है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब कि जो फिजिकल कैश जो कि बैंक का अपने खुद हाथ में है, इसमें जो पैसा उसने CRR के लिए अलग से रखा है उसको हटा दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है गोल्ड। गोल्ड क्या होता है कि कितना गोल्ड का वैल्यू जो बॉन्ड होल्ड करती है उसको SLR के रूप में काउंट किया जा रहा है। तो ये एक पॉइंट है हमारा SLR कंपोजिशन का। पहला आता है CRR, दूसरा आता है हमारा गोल्ड। तो किसी भी गोल्ड का वैल्यू जो बैंक होल्ड करती है उसको SLR में काउंट किया जाता है बेस्ड ऑन इट करंट मार्केट प्राइस। और तीसरा आता है अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो जो SLR रिक्वायरमेंट का जो बल्क है वो हम गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा फुलफिल करते हैं और दूसरे अप्रूव्ड सिक्योरिटी के द्वारा फुलफिल करते हैं। ये समझिए कि सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अब बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि कैलकुलेशन डिटेल कैसे होता है, SLR का कंपोजिशन क्या है, आपको क्लियर पिक्चर मिल गया है कि कैसे बैंक बफर मेंटेन करती है रेडिली अवेलेबल रिसोर्स का। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड में और मैं आपको समझाता हूं कि SLR, CRR, SLR और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है चेंजिंग SLR CRR कंपोनेंट। चेंजिंग SLR CRR कंपोनेंट के बारे में समझाया जा रहा है कि देखिए RBI जो है ना कैलकुलेशन SLR का CRR का एडजस्ट करती है, कंपोनेंट को एडिफाई करता है। NDTL का जो कंपोनेंट है उसको मॉडिफाई करती है। शॉर्टफॉल का पेनल्टी कितना है, तो पहला दिन यदि मान लीजिए कि CRR आप मेंटेन नहीं कर पाए तो 3% है एवं बैंक रेट जो होता है उस प्लस 3% का आपको बैंक को पेनल्टी देना पड़ेगा पहले एक दिन के लिए, और उसके बाद 5% हो जाएगा। मतलब पहला दिन आपको 3% देना पड़ेगा ज़्यादा और बाकी दिन से 5% हो जाएगा। यानी इसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है CRR को। SLR में क्या होता है कि जो पेनल्टी होता है वो एज पर बैंक रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये CRR के बारे में पॉइंट मैंने बता दिया। SLR में क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पेनल्टी लिखा गया है कि यदि आप SLR को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, SLR शॉर्टफॉल हो रहा है तो BRA में जो पेनल्टी लिखा गया उसको फॉलो करना है। ठीक है, और दोनों डिफॉल्ट जो है बैंक के रेपुटेशन को डैमेज करेगा। मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, यदि CRR SLR बढ़ाइएगा तो मनी सप्लाई कम होगा। सिंपल सी बात है, CRR SLR बढ़ाने से जो बैंक को फंड रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो जो पैसा उसको पब्लिक को देना है वो कम हो जाएगा, इसलिए मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और CRR SLR को घटाकर मनी सप्लाई
सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि CRR को यदि 0.5% घटा दें तो 80 से 85 हज़ार करोड़ जो है मार्केट को ऐड होता है। देखिए कितना ज़्यादा वैल्यू है। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, CRR SLR और मॉनेटरी सप्लाई को। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको याद है CRR SLR, ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है कि हाई CRR और SLR से क्या होगा। तो हाई CRR SLR से क्या होगा कि लेस मनी फ्लो करेगा, राइट। हाई CRR SLR से क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आप नॉब को घुमा रहे हैं ताकि पानी के फ्लो को कम करें, तो CRR SLR बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक जो है ज़्यादा पैसा रिजर्व के रूप में होल्ड करेगी, जो होल्ड की थी उसको बाहर ले आएगी सर्कुलेशन में। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, जो कि हेल्प करेगा कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन को। और दूसरा कारण है, यदि हमारा CRR SLR लोअर है तो क्या होगा कि हम नॉब को वाइडर खोल दिए हैं, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा पैसा आ रहा है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करेगा, सिमुलेट करेगा। सिंपल सी चीज़ है। आप CRR SLR को यदि बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप नॉब को टाइटर होल्ड किए हैं, यानी पानी का सप्लाई आप कम कर दिए, लिक्विडिटी कम कर दिए हैं। लिक्विडिटी कम करने से क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्राइस जो फास्ट बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा। और यदि आप रेशियो को लोअर कर दिए, मतलब कि आपने नॉब को ज़्यादा खोल दिया है, मतलब कि आपका लिक्विडिटी बढ़ गया इकोनॉमी में, तो लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मनी सप्लाई जो है इंटरेस्ट रेट को कैसे अफेक्ट करता है और एक्सचेंज रेट को कैसे अफेक्ट करता है, ये समझिए। देखिए इंटरेस्ट रेट जब कम पैसा होता है ना सर्कुलेशन में, तो इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर जाता है, क्योंकि ये इनकरेज करता है बोरोड और मनी टू स्पेंडिंग को, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज रेट का होता है, तो एक्सचेंज रेट मतलब कितना पैसा जो है सर्कुलेट कर रहा है, ये इम्पैक्ट करेगा हमारा रुपये का वैल्यू कितना है एज कम्पेयर टू करेंसी ऑफ अदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा RBI का मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, RBI का बैलेंसी एक्ट। पहला आता है प्राइस स्टेबिलिटी, तो वो RBI चाहती है कि प्राइस को अंडर कंट्रोल रखें, इन्फ्लेशन को अवॉइड करें। और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, तो RBI चाहती है कि हमारा इंटरेस्ट रेट मैनेज हो और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन भी मैनेज हो, ताकि हम एक्सट्रीम स्विंग को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SLR एंड CRR कैलकुलेशन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए पहला है बेस्ड ऑन NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि बैंक में डिपॉजिट होता है माइनस एनी डिपॉजिट द बैंक इटसेल्फ हैज प्लेस। जैसे मान लीजिए कि बैंक का 1,20,000 करोड़ NDTL है, ठीक है, 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ NDTL है सितंबर 25 में। तो ये सीजन में आया, बैंक का 1,20,000 रुपये NDTL है सितंबर 25 सितंबर को। तो फिर क्या हुआ कि करंट CRR मान लीजिए कितना का है, 4.5% का है। तो आप ये बताइए कि यदि 4.5% का CRR है तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो 4.5% निकाल लीजिए 1,20,000 का, तो आपको मिल जाएगा 54,000 करोड़, ठीक है। तो ये 54,000 करोड़ जो है रिजर्व के रूप में है। उसी तरह SLR मान लीजिए 18% है, तो SLR 18% है, तो ये कितना हो जाएगा 21,600 रुपया 21,600 करोड़, ठीक है। ये SLR के फॉर्म में है। तो बेसिकली CRR को मेंटेन करना, क्या कहा जा रहा है कि बैंक को कम से कम 90% CRR का रिक्वायर्ड अमाउंट का जो CRR है वो डेली बेसिस पे तो मेंटेन करना ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये उनको कुछ विगल रूम देता है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों ओवर अ 2 वीक पीरियड, फोर्टनाइट टाइम दिया जाता है, ओवर अ 2 वीक पीरियड, ठीक है। तो एवरेज CRR को जो लेवल सेट किया गया उतना होना चाहिए। तो होपफुली आपको CRR SLR का वर्किंग समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे RBI जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग LAF बोलते हैं। LAF क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिए RBI का एक टूल बॉक्स है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। CRR SLR समझिए कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। CRR SLR क्या है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन अब डे टू डे एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को समझिए कि एक टूल है ताकि आप अमाउंट ऑफ कैश जो आपके बैंकिंग सिस्टम में फ्लो कर रहा है उसको फाइन ट्यून कर सकें। समझिए कि एक नॉब है जिसको आप एडजस्ट करेंगे थ्रू आउट द डे ताकि आपका एक स्मूथ फ्लो जो है मेंटेन रहे,
समझे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ, इट कॉम्प्लीमेंट एसएलआर और सीआरआर। मतलब क्या हुआ कि सीआरआर एसएलआर जो है ओवरऑल स्टांस को सेट करता है मनी सप्लाई का, लेकिन एलएएफ जो है लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी हेल्प करता है कि आरबीआई उसे स्मॉल बनाए, फ्रिक्वेंटली एडजस्टमेंट करे बेस्ड ऑन डेली नीड्स। अब इसमें आपको रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में समझाता हूँ। देखिए एलएएफ के अंदर दो टूल होते हैं। पहला होता है रेपो यानी रिपर्चेबल एग्रीमेंट। इमेजिन कीजिए कि आरबीआई एक तरह का लेंडर की तरह काम कर रहा है। आरबीआई कौन है? लेंडर की तरह काम कर रहा है। तो रेपो ऑक्शन से क्या करता है कि आरबीआई जो है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है सिस्टम में। रेपो सिस्टम के माध्यम से आरबीआई जो है लिक्विडिटी को सिस्टम में इंजेक्ट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम होता है ये। बैंक क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के द्वारा ऑफर किया जा रहा है उसको बिड करती है। बैंक बिड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? इन सभी सिक्योरिटीज़ को बेचता है। आरबीआई सेल सिक्योरिटी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बैंक बिड करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो कि आरबीआई के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। आरबीआई इन सिक्योरिटी को बेचेगा बैंक को, ठीक है, एक एग्रीमेंट के साथ कि वो उसे बाद में रिपर्चेज करेगा स्पेसिफिक प्राइस पे। और ये एक तरह का समझिए कि लोन लेना हो गया आरबीआई से बैंक को, ठीक है, मतलब आरबीआई से बैंक लोन ले रही है। बैंक को लिक्विडिटी मिल गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को टेम्पररी बैंक ने बेच दिया। देखिए समझिए, सिंपल सी बात है, ये है आरबीआई और ये है बैंक। बैंक दे रही है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बदले में क्या ले रही है? जो आपका लिक्विडिटी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो यही होता है हमारा। और फिर बाद में यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये सिक्योरिटी आरबीआई सिक्योरिटी बैंक को बेचती है। एग्रीमेंट को रिपर्चेज देम एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है, लोन फ्रॉम द आरबीआई टू द बैंक, ठीक है। तो ये पॉइंट बताया जा रहा है। अब देखिए रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आरबीआई एक बोरोवर की तरह काम करेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिवर्स में क्या होता है ना कि आरबीआई जो है बोरोवर की तरह काम करती है। मतलब कि जब ज़्यादा कैश हमारा आसपास फ्लोट कर रहा है तो आरबीआई रिवर्स रेपो को यूज़ करती है ताकि इसको एब्जॉर्ब करे। देखिए आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट करेगी जहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को बेचेगी। बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा और एक एग्रीमेंट होगा कि उसे वापस रिसेल कर सकता है आरबीआई को स्पेसिफिक प्राइस में बाद में। तो ये रेपो का अपोजिट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मिनिमम बिड अमाउंट, यानी एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है जो कि बैंक को बिड करना है जब भी वो एलएएफ के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे। इससे क्या होता है कि सिस्टम हमारा स्मूथली रन करता है और किसी भी तरह का डिसरप्शन को अवॉइड किया जाता है। और ये जो मिनिमम बिड अमाउंट है वो कितना है? 5 करोड़। अब मैं आपको उस एलएएफ समझा दिया, इसके टूल्स को समझा दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे आरबीआई प्रिसाइजली जो है कैश कितना अवेलेबल है हमारे बैंकिंग सिस्टम में उसको मैनेज करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई का टूल्स कौन कौन सा है। तो एक तो मैंने आपको समझाया कि एलएएफ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, राइट। तो आरबीआई का जो एलएएफ टूल है, ये टूल बॉक्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। ओके अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट लिक्विडिटी। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा? इसके अंदर आता है हमारा 14 डे वेरिएबल रेपो ऑक्शन, ठीक है, 14 डे 14 दिन का वेरिएबल रेपो ऑक्शन होता है। आई थिंक वी हैव मिस सम पॉइंट। तो एक देखिए, अब रेपो में ना बहुत तरह का रेपो होता है। एक होता है हमारा ओवरनाइट रेपो, ये शायद हमने यहाँ पे मिस कर गए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, लेट मी क्लियर इट, मेक इट मोर क्लियर। एक होता है ओवरनाइट रेपो, ठीक है। ओवरनाइट रेपो में क्या होता है कि इमेजिन कीजिए कि बैंक को तुरंत का तुरंत लोन चाहिए, एक नाइट के लिए, एक रात के लिए लोन चाहिए बैंक को, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझिए कि एक छोटा फिक्स रेट लोन लेना है आरबीआई से। एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि करंटली है 0.25%, करंटली यानी 2022 का डेटा है ये, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल रेट रेपो, जिसको टर्म रेपो भी बोलते हैं। अब कैश आपको चाहिए लंबे अवधि के लिए, जैसे 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझिए कि ऑक्शन होता है लोन के लिए जिसका वेरिंग टर्म है। बैंक बिड सबमिट करेगी, बैंक आरबीआई को बोलेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट वो पे करना चाह रही है मनी बोरो करने के लिए। जो हाईएस्ट बिडर होगा, यानी जो बैंक सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी, उसे वो बिड मिलेगा, उसका बिड पहले एक्सेप्ट होगा। तो समझिए कि एक तरह का कॉम्पिटिटिव सिस्टम है बेस्ड ऑन हु ऑफर द बेस्ट डील टू द आरबीआई। अब एक पॉइंट को समझिए जो कि है लिमिटेड पूल ऑफ मनी।
लिमिटेड पूल ऑफ मनी, देखिए वही पॉइंट बताया जा रहा है, देखिए वही पॉइंट बताया जा रहा है कि लिमिटेड पूल ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक कैप रखा गया है कितना पैसा अवेलेबल हो सकता है इस विंडो के माध्यम से, जो कि कितना रखा गया है 0.75% ऑफ NDTL। समझिए बात को कि इसके ऊपर अमाउंट जो है इस पार्टिकुलर विंडो के माध्यम से नहीं ट्रांजैक्ट किया जा सकता। तो आरबीआई कंट्रोल करती है कितना लिक्विडिटी हम इंजेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। कुछ और पॉइंट को समझ लीजिए, देखिए आरबीआई बॉस है, आरबीआई चेंज करती है रेपो ऑक्शन के टर्म्स को, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज कर दी, लोन का ड्यूरेशन चेंज कर दी, और बिड को चाहे रिजेक्ट भी कर सके तो कर सकती है। अच्छा एक और पॉइंट को समझिए, देखिए एक पॉइंट है एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस फैसिलिटी। हुआ क्या कि ये अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आरबीआई नए ऑप्शन को लाते रहती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो होपफुली आपको कुछ एलएएफ के ऑपरेशन को समझ में आया होगा, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा कि कैसे आरबीआई अलग अलग टूल को यूज करती है, कितना कैश अवेलेबल है उसको फाइन ट्यून करने के लिए, राइट। यही हमारा, देखिए मैंने आपको भी समझाया रेपो, इसके अंदर दो पार्ट समझाया, एक होता है ओवरनाइट रेपो और एक होता है हमारा टर्म रेपो। ठीक है, ये आरबीआई के एलएएफ का टूल बॉक्स है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंटिन्यूड। ठीक है, तो एलएएफ जो है बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट को ऑफर करता है। आई थिंक वी शुड मूव टू द यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, अभी मैं वो क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट समझाया जा रहा है कि आरबीआई का जो एलएएफ है वो समझिए कि एक टूल बॉक्स है बैंकों के लिए, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म कैश नीड को मैनेज कर सके। अब हम बात करते हैं कि यदि टेम्प्रोरी कैश का शॉर्टेज है या सरप्लस है, हो सकता है कि शॉर्टेज ना हो कि सरप्लस हो, तो उस केस में कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है 14 डे वेरिएबल रेट रेपो, यानी या इसको रिवर्स रेपो ऑक्शन भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन टूल है जो कि होता है आरबीआई के असेसमेंट के बेसिस पर। आरबीआई असेसमेंट करती है कि कितना कैश बैंक को चाहिए, या तो रेपो के माध्यम से या रिवर्स रेपो के माध्यम से। ठीक है, रेपो इंजेक्शन के लिए होता है, रिवर्स रेपो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इमेजिन कीजिए कि एक बाई वीकली, ऑब्वियसली बात है 2 सप्ताह का है तो बाई वीकली हुआ ना, तो एक तरह का बाई वीकली ऑक्शन होता है। ये जनरली ये थर्सडे को होता है। कब होता है? ये थर्सडे को होता है, जनरली ये थर्सडे को होता है। तो जहाँ पे बैंक जो है कैश बोरो कर सकती है 14 डेज के लिए, ठीक है, ये रेपो हो गया, या सरप्लस कैश को लेंड कर सकती है 14 डेज के लिए, ठीक है, विद द इंटरेस्ट रेट ऑक्शन में डिटरमाइन होता है। ये बातें समझ में आई आपको? ठीक है, यहाँ फ्राइडे लिखा गया है तो फ्राइडे होगा, और यदि हॉलीडे रहा तो क्या होगा? तो हॉलीडे रहा तो वर्क डे, अगला जो वर्क डे, पिछला जो वर्क डे है उस दिन होगा। अब प्रेसिडेंट लिखा है ना, अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट वर्क डे, मैं शो करता हूँ आपको, देखिए यहाँ लिखा है ना प्रेसिडेंट वर्क डे, तो यही पॉइंट बताया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेरिएबल रेट टर्म डिपॉजिट, वेरिएबल रेट टर्म